सबसे पहले बात करते हैं महाकुंभ में महापापियों पर एक्शन की। महाकुंभ में कुछ अधर्मियों ने ऐसा कृत्य किया है या काम किया है जिसे कभी माफ नहीं किया जा सकता है। अब उन पर ताबड़तोड़ एक्शन भी लिया जा रहा है। प्रयागराज पुलिस ने महाकुंभ में नहाती महिलाओं का चोरी से वीडियो बनाकर डार्क वेब पर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बेचने को लेकर बड़ी कार्रवाई की है। अब प्रयागराज पुलिस ने इस मामले में एक नहीं, दो नहीं, 13 एफआईआर दर्ज की है और साथ ही साथ 103, जी हां 103 सोशल मीडिया हैंडल के खिलाफ एक्शन लिया गया है। दरअसल प्रयागराज महाकुंभ में अधर्म की एक ऐसी खबर आई जिसने सभी को परेशान कर दिया है और पुलिस से लेकर डुबकी लगाने वाले जो श्रद्धालु आ रहे हैं वो भी परेशान हैं, क्योंकि कुछ गंदी सोच वाले, गंदी मानसिकता वाले महाकुंभ में डुबकी लगा रही, स्नान कर रही महिलाओं के वीडियो बना रहे हैं, उनकी फोटो खींच रहे हैं चोरी छुपे और फिर इन वीडियोस और फोटोज को डार्क नेट पर अपलोड कर रहे हैं, पोर्न साइट्स पर डालकर पैसा कमा रहे हैं। इस बात का खुलासा पुलिस ने खुद किया है। प्रयागराज पुलिस के मुताबिक कुछ इंस्टाग्राम अकाउंट्स, फेसबुक अकाउंट्स और टेलीग्राम चैनल पर ऐसे वीडियोस और फोटोज अपलोड किए जाने की शिकायत मिली है। पुलिस ने जब जांच की तो पता लगा कि सीसीटीवी चैनल 11 नाम के एक टेलीग्राम चैनल पर कुछ आपत्तिजनक तस्वीरों को टीजर के तौर पर इस्तेमाल किया गया। इसमें कुछ पिक्चर्स लगाकर दावा किया गया कि इस चैनल का 1999 रुपए में सब्सक्रिप्शन लेने पर महाकुंभ में स्नान करती महिलाओं के वीडियोस दिखाए जाएंगे या दिए जाएंगे। इस तरह के कई अकाउंट्स पुलिस को मिले हैं और पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से इन अकाउंट्स के बारे में डिटेल जानकारी मांगी है और साथ ही यूपी पुलिस ने इस मामले में 13 एफआईआर दर्ज की है और अब तक 103 सोशल मीडिया हैंडल्स के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है। और इंडिया टीवी के पास जो एफआईआर की कॉपी इस वक्त आप देख रहे हैं उसमें तमाम जानकारी है। उसके मुताबिक टेलीग्राम अकाउंट सीसीटीवी और चैनल 11 का नाम है। एफआईआर में बताया गया है कि महाकुंभ में महिलाओं के नहाते और कपड़ा बदलने की तस्वीर और वीडियोस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म टेलीग्राम पर शेयर किया गया। इतना ही नहीं, यह भी बताया गया कि टेलीग्राम चैनल ने इसके लिए 1999 रुपए का सब्सक्रिप्शन भी दिया। ये जो चैनल है ये टेलीग्राम प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल कर रहे हैं और इसके जरिए इन वीडियोस को आगे फैला रहे हैं या बेच रहे हैं। यानी इस तरह से इसे बेचा जा रहा है कि अगर जिसे भी ये वीडियो या तस्वीर देखनी है तो इसके लिए पहले उसे टेलीग्राम यूजर 1999 रुपए का सब्सक्रिप्शन लेना पड़ेगा। यानी कि इन वीडियो को 2-2 हजार रुपए में बेचा जा रहा है। इसके लिए टेलीग्राम चैनल ने कुछ वीडियोस और तस्वीरों को टीजर के तौर पर इस्तेमाल भी किया है। अब डीआईजी वैभव कृष्ण ने कहा कि कुछ फोटोज और वीडियोस पर लिखा है कि वो सेल के लिए अवेलेबल हैं, यानी इसके जरिए पैसा कमाया जा रहा है, धंधा चलाया जा रहा है और इसलिए अब पुलिस इस पूरे मामले की जांच भी कर रही है और अपराधियों को जल्द से जल्द पकड़ने का दावा किया गया है। देखिए, सोशल मीडिया पे ये शिकायत मिली थी कि स्नान करने आने वाली महिलाओं की निजता का उल्लंघन करते हुए कुछ वीडियोज अपलोड किए गए, कुछ इंस्टाग्राम प्रोफाइल से, टेलीग्राम चैनल्स पे, फेसबुक प्रोफाइल पे। उन शिकायतों का संज्ञान लेते हुए तत्परता से एफआईआर पंजीकृत कराई गई है और अलग से टीम्स लगाई गई हैं जो ऐसे प्रोफाइल्स को चिन्हित कर रहे हैं और उनकी अरेस्टिंग सुनिश्चित कराई जाएगी। दिस इज़ अ सीरियस ऑफेंस। ये गंभीर एक प्रकरण है। अगर इस तरीके से किसी की निजता का उल्लंघन करते हुए और ऐसे वीडियोज अपलोड किए जाते हैं, इसमें एफआईआर्स कराई गई हैं। आगे भी एफआईआर कराई जाएंगी जो इस तरीके के कृत्यों में संलिप्त होंगे। अभी तक टोटल 103 सोशल मीडिया हैंडल्स के विरुद्ध कार्रवाई की गई है। 13 एफआईआर हम लोगों ने पंजीकृत किए हैं। अब सनातन के सबसे बड़े मेले में महापाप की जांच शुरू हो चुकी है और जल्द ही आरोपी सलाखों के पीछे भी होंगे। प्रयागराज के साइबर थाने में इंस्टाग्राम अकाउंट की हम बातें कर रहे हैं। आपको देखिए, अलग अलग इंस्टाग्राम अकाउंट है यहां पर। नेहा 1224870, इसके खिलाफ भी बीएनएस की धारा 79, 353, आईटी एक्ट की धारा 67 में एफआईआर दर्ज की गई है। पुलिस ने इंस्टाग्राम के हेड ऑफिस कैलिफोर्निया को एक ईमेल भेजा है और साथ ही यानी कि मेटा को चिट्ठी लिखी गई है, क्योंकि फेसबुक और इंस्टा उन्हीं की कंपनी है, ताकि उनसे जानकारी मिले। और साथ ही इंस्टाग्राम अकाउंट के डार्क वेब कनेक्शन की भी अब जांच की जा रही है।
और महाकुंभ में महापाप के बाद टेलीग्राम चैनल्स पर महिलाओं के नहाते कपड़े बदलते वीडियो बेचने की कोशिश की गई और बाकायदा देखिए टेलीग्राम चैनल्स पर किस तरह से वीडियोस और फोटोज के रेट लगाए गए हैं। अब पुलिस की जांच शुरू होने के बाद इसमें एडमिन ने अपना चैनल ही बंद कर दिया है। अब देखिए चैनल 09, चैनल 10, उसमें पैसे भी लिखे होंगे। देखिए वीडियोस 500 रुपीज, यूनिवर्सल सीसीटीवी कैम, इसी तरह से अलग अलग चैनल बनाकर यहां पर डार्क वेब के जरिए टेलीग्राम चैनल्स के जरिए ये वीडियोस 500 से लेके 2000 रुपए में बेचे जा रहे हैं। अब देखिए आउटडोर ग्रुप 500 रुपए, इसी तरह से एक एक करके देखिए सारे चैनल्स के नाम और साथ में वीडियोस के रेट लिखे हुए हैं। पुलिस ने महाकुंभ में महिलाओं के स्नान करने के दौरान फोटो वीडियो बनाने वालों पर एक्शन शुरू कर दिया है। आरोपी महिलाओं के वीडियो सिर्फ सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए नहीं बना है, बल्कि उनका मकसद उन्हें बेचकर पैसा कमाना भी था। जांच में डार्क वेब से लिंक की भी बात सामने आ रही है। पुलिस को खबर मिली है कि महाकुंभ में स्नान करती महिलाओं के वीडियो डार्क वेब पर भी बेचे गए हैं। डार्क वेब पर अलग अलग वीडियोस के हिसाब से बोली लगाई गई है। पता चला है कि टेलीग्राम चैनल्स पर भी वीडियोस की खरीद फरोख्त हो रही थी। 500 से लेकर 2000 तक का रेट मेंशन किया गया था। अब अलग अलग टेलीग्राम चैनल्स पर वीडियो बेचे जा रहे हैं। पुलिस ने जब जांच की तो पता लगा कि सीसीटीवी चैनल 11 के नाम के एक टेलीग्राम चैनल पर कुछ आपत्तिजनक तस्वीरों को टीजर के तौर पर इस्तेमाल किया गया और इसमें कुछ पिक्चर्स लगाकर दावा किया गया कि इस चैनल का अगर आप करीब 2000 रुपए का सब्सक्रिप्शन ले लेते हैं तो महाकुंभ में स्नान करती महिलाओं के अनएडिटेड वीडियोस आप तक पहुंचाए जाएंगे। और इस वक्त हमारे साथ मनीष प्रसाद महाकुंभ से, विशाल प्रताप सिंह लखनऊ से और निर्णय कपूर अहमदाबाद से जुड़ गए हैं। विशाल, क्योंकि सबसे पहले हम जानना चाहते हैं कि पुलिस ने अब तक जो कार्रवाई की है उसमें और क्या तथ्य निकलकर सामने आए हैं, एफआईआर में कौन कौन सी धारा लगाई गई हैं? अमित, इस पूरे मामले में प्रयागराज पुलिस एक्शन में है। 13 एफआईआर दर्ज की गई हैं। इसके अलावा 100 से ज्यादा ऐसे हैंडल्स हैं जिनको चिन्हित किया गया है, जिनको ब्लॉक किया गया है और इसके अलावा जो कंपनी का कैलिफोर्निया का हेड ऑफिस है उसको बाकायदा ईमेल भेज करके संपर्क किया गया है। और यूपी के जो डीजीपी हैं प्रशांत कुमार, वो व्यक्तिगत तौर पर इस पूरे मामले को मॉनिटर कर रहे हैं मुख्यालय लखनऊ में बैठ करके। और डीआईजी कुंभ वैभव कृष्ण को इस बात के निर्देश दिए गए हैं कि इस तरीके की शिकायतें चाहे सोशल मीडिया पर दिखती हैं, लोगों के जरिए आती हैं या कहीं पे भी आती हैं, तो उसके खिलाफ फौरन कार्रवाई की जाए। यही वजह है कि न सिर्फ कैलिफोर्निया में संपर्क किया गया है, आरोपियों के खिलाफ धरपकड़ की शुरुआत कर दी गई है, बल्कि उनके अकाउंट्स की भी डिटेल्स मांगी जा रही है ताकि चीजों को जीरो इन किया जा सके, पहुंचा जा सके उन लोगों तक जिन लोगों ने इस तरीके के गलत वीडियोस महाकुंभ इलाके में बनाए हैं, जहां महिलाओं के नहाते हुए, उनके कपड़े बदलते हुए वीडियोस और फोटोज की बात सामने आई है। तो ऐसे में यूपी पुलिस का जो साइबर विंग है वो भी इस पूरे मामले की धरपकड़ में जुट गया है, पड़ताल में जुट गया है, ताकि उन अकाउंट के एक्सेस तक पहुंचाया जा सके जिनके जरिए जब फोटोज बाकायदा अपलोड की गई है, वीडियोस की जानकारी दी गई है और सब्सक्रिप्शन के तहत कि 1999 रुपए से लेकर के 4000 रुपए तक आप दे सकते हैं और उसके बाद आपको अनएडिटेड। विशाल, आखिरकार पुलिस को इसका सुराग कहां से मिला? आप में बहुत ही घिनौना कृत्य सामने आया है। चलिए मनीष से हम जान लेते हैं। मनीष, आखिरकार इसका सुराग कहां से पुलिस के हाथ लगा कि इस तरह की कृत्य किया जा रहा है, इस तरह की गंदी हरकत की जा रही है? अमित, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर टेलीग्राम और साथ में इंस्टाग्राम पे कई सारे वीडियोस फ्लोट हो रहे थे। उसके बाद सोशल मीडिया विंग जो है उत्तर प्रदेश पुलिस की, उन्होंने जानकारी उत्तर प्रदेश पुलिस और प्रयागराज पुलिस के साथ साझा की और फिर उन्होंने एक्स्ट्रा डिप्लॉयमेंट करते हुए इसी मामले पे सुओ मोटो लेते हुए एफआईआर दर्ज की और इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अब हालांकि जो इसका गुस्सा है यहाँ पे आए हुए सभी लोगों में बहुत ज़्यादा है, क्योंकि जो महिलाओं के स्नान करते हुए वीडियोस अपलोड किए गए उसको लेकर हर कोई बहुत ज़्यादा गुस्से में है। जब आपको ये पता लगा कि इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर कई सारे जो स्नान करते हुए वीडियोस अपलोड किए गए हैं, आपको लगता है इन लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करनी चाहिए जो ऐसे कृत्रिम काम कर रहे हैं? हाँ, वो सही है, लेकिन हर एक जगह पे ऐसे बंदे मिलेंगे, उसको हमें कड़ी से कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। बट जो मैं अभी यहाँ आके देख रहा हूँ, अभी प्रशासन ने बहुत अच्छा काम किया हुआ है। जो पुलिस प्रबंधन है वो अप टू द मार्क है, यानी कहीं ऐसा देखा नहीं है। जैसे कोई वीडियो बना रहा है या कोई, जाहिर सी बात है अनाउंसमेंट भी लगातार हो रही है, लेकिन ये आपको लगता है कि बहुत खराब काम है जिसने भी ये किया है और इस तरीके से बोली लगा रहे हैं पैसों? डेफिनेटली वो तो बहुत ही खराब काम है। और वैसे भी जब आप कुंभ स्नान जैसी पवित्र जगह पे आए हो और वहाँ पे ऐसे काम कर रहे हो तो वो तो काफी गंदा काम है और कोई भी देख रहा है तो उसको रोकना भी चाहिए। जो ये वीडियो अपलोड कर रहे हैं सोशल मीडिया पे स्नान करते हुए, आपको लगता है ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए जो महिलाओं के ऐसे वीडियो अपलोड कर रहे हैं? नहीं सर, ತುಂಬಾ ಖರಾಬ್ ಆಗಿದೆ. ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಓನ್ಲಿ ಕನ್ನಡ. वो सारे हैं
सुविधा अच्छी है, वो सबको अच्छा लगता है। आने जाने में देखिए लोग सुविधा की बात कर रहे हैं, लोग इसकी बात भी अच्छा नहीं है और गेट भी क्लोज हो गया, इधर जाओ उधर जाओ उधर जाओ 10 to 15 किलोमीटर। ये अमित, अब हम इन्वेस्टिगेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से आपको बता दें कि जो डीआईजी महाकुंभ है उन्होंने इस बात को औपचारिक तौर पर कहा है कि 103 एफआईआर दर्ज हुई है और आने वाले दिनों में वो खासतौर पे एरिया मैपिंग की जा रही है और जो सीसीटीवी कैमरा और पीटीजेड कैमरा यानी हाई डेफिनेशन कैमरास लगे हैं उसके द्वारा ये देखा जा रहा है कि ये वीडियो किस जगह का है और बनाने वाले लोग ग्रुप पे हैं या नहीं। बैकलॉग डेटा, क्योंकि उस बीच एक जो वीडियोस हैं उसमें फोन की घंटी भी बज रही है, तो इसलिए बैकलॉग डेटा भी ये एनालाइज किया जा रहा है और इसके जरिए ये जानने की कोशिश की जा रही है कि इस कुंभ में जहां पे अभी भी आप देखेंगे तो श्रद्धालुओं की भीड़ बहुत ज्यादा लगी है। संगम का ये घाट है जहां पर अभी लोग, जाहिर सी बात है मनीष, अब पुलिस को और ज्यादा एहतियात बरतना भी होगा और साथ ही साथ अब पुलिस की जो साइबर सेल है अब उसे पता लगाना होगा कि आखिरकार इन चैनल्स के पीछे जो सोशल मीडिया पे इस तरह के वीडियोस अपलोड कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, उनको धरपकड़ करना और उनको सजा दिलाना अब पुलिस का ये बहुत बड़ा काम भी है, उनकी जिम्मेदारी भी है, क्योंकि महाकुंभ में बने महिलाओं के वीडियोस और फोटोज को डार्क वेब पर बेचा जा रहा है। और आखिर में ये डार्क वेब क्या है, ये भी हम आपको बता देते हैं। डार्क वेब को इंटरनेट की दुनिया का काला पन्ना माना जाता है। ज्यादातर मामलों में साइबर अपराधी क्राइम के लिए इसी का इस्तेमाल करते हैं। डार्क वेब एक ऐसा हिस्सा है जो इंटरनेट पर मौजूद है, लेकिन यह सामान्य सर्च इंजन जैसे कि गूगल, बिंग के द्वारा एक्सेस नहीं किया जा सकता है। यह एक प्रकार का इंक्रिप्टेड नेटवर्क है जो स्पेशल सॉफ्टवेयर के इस्तेमाल के जरिए ही आप इस तक पहुंच सकते हैं। इसका इस्तेमाल मानव तस्करी, ड्रग्स की डील, हथियारों की तस्करी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी के लिए किया जाता है, जहां यूजर की इंफॉर्मेशन इनक्रिप्ट होती है जिसे डिकोड करना नामुमकिन हो जाता है। और डार्क वेब की साइट्स को तो आप दी ऑनियन राउटर इंक्रिप्शन टूल की सहायता से हाइड कर दिया जाता है, जिससे इन तक गूगल जैसे सामान्य सर्च इंजन तक पहुंच नहीं पाते हैं। अब डार्क वेब यूजर्स को ट्रैकिंग और सर्विलांस से बचाता है और उनकी प्राइवेसी के लिए सैकड़ों जगह रूट रीरूट कर दिया जाता है जिससे कि पता ना लग सके। डार्क वेब अलग अलग आईपी एड्रेस से कनेक्ट और डिसकनेक्ट होता रहता है, जिससे इसको ट्रैक करना बहुत ही असंभव सा हो जाता है, मुश्किल हो जाता है। डार्क वेब पर डील करने के लिए वर्चुअल करेंसी जैसे बिटकॉइन का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा इसलिए होता है ताकि ट्रांजैक्शन को ट्रेस ना किया जा सके। अब महाकुंभ में यह नेटवर्क कैसे काम कर रहा था, धीरे धीरे बेहद चौंकाने वाले खुलासे हो रहे हैं। गुजरात पुलिस की इन्वेस्टिगेशन में बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। राजकोट पुलिस ने प्रयागराज से एक शख्स को गिरफ्तार किया है। जांच में पता चला कि प्रयागराज से एक यूट्यूब चैनल चल रहा था जिस पर गुजरात के हॉस्पिटल के लेबर रूम के भी वीडियो अपलोड हुए थे। जांच आगे बढ़ी तो पता चला प्रयागराज का लिंक भी सामने आ गया और पुलिस ने मामले में प्रयागराज से चंद्र प्रकाश फूलचंद नाम के शख्स को अरेस्ट कर लिया। साइबर क्राइम पुलिस और शहर क्राइम के इस टीम ने, यानी कि जो सिटी क्राइम ब्रांच है, दोनों ने मिलकर महाराष्ट्र में भी छापेमारी की। 2 लोगों की गिरफ्तारी हुई। लातूर से प्रज्वल तेली और सांगली से प्रज पाटिल को अरेस्ट किया गया। राजकोट पुलिस का दावा है कि तीनों आरोपी सिर्फ अस्पताल के ही वीडियो नहीं बेचते थे, बल्कि सार्वजनिक जगहों पर महिलाओं के वीडियोस बनाने और बेचने का काम करते थे। मतलब है कि आप जब मॉल में जाते हैं तो वहां पर अगर आप टॉयलेट इस्तेमाल कर रही है महिलाएं या फिर वो चेंजिंग रूम में जा रही है तो भी उनकी नजर थी। हमारे साथ जॉइंट कमिश्नर हैं क्राइम ब्रांच के शरद सिंघल साहब। मैं ये जानना चाहता हूं कि अब तक का जो इन्वेस्टिगेशन है इसमें क्या निकल कर के आया है, कौन लोग ये वीडियोस जो हैं इसे इस तरह से मार्केट में बेच रहे हैं। और शुरू में जब ये वीडियोस वायरल हुए थे तब एक आशंका व्यक्त की थी कि हो सकता है ये सीसीटीवी जो कि आईपी बेस्ड हैं ये हैक हो गए हों, तो क्या निकल करके आ रहा है? जैसा कि आप जानते हैं कि सोमवार के शाम से ये वीडियोस सोशल मीडिया में वायरल हुए। हमारे यहाँ जो साइबर मॉनिटरिंग सेल है जो सोशल मीडिया को मॉनिटरिंग करता है, उसके जैसे ध्यान पे आता है तो हमारे जो डीसीपी हैं लवीना सिन्हा, उन्होंने मुझसे चर्चा की और हम इस निर्णय में पहुँचे कि इसको इमीडिएटली एफआईआर में कन्वर्ट किया जाए। तो पुलिस इसमें फरियादी बनी है, कंप्लेनेंट पुलिस है। हमने प्रोएक्टिवली सो मोटो हमने इसमें कंप्लेंट दाखिल की और तब तक ये नहीं पता था कि ये किस डिस्ट्रिक्ट का वीडियो है, गुजरात का भी है क्या नहीं है, ये भी नहीं पता था। फिर धीरे धीरे एक पायल इंस्टीट्यूट जो मैटरनिटी हॉस्पिटल है राजकोट का, ये एस्टेब्लिश होता है कि ये वहाँ का है, क्योंकि पीछे से कोई गुजराती टाइप ऐसा कुछ दिख रहा था। तो फिर हमने राजकोट पुलिस को संपर्क किया
हमें शुरू में आशंका ये भी थी कि हो सकता है कि कोई हॉस्पिटल का एम्प्लॉय तो नहीं मिला हुआ है, जो जनरली देखा जाता है कि ऐसे वीडियोस कोई एम्प्लॉय इन्वॉल्व होता है। तो जैसे ही हमने इसके डिटेल एनालिसिस शुरू की, फिर हमें कुछ एक टेलीग्राम ग्रुप्स मिले जहाँ पे ये वीडियोस अवेलेबल थे, और एक यूट्यूब के चैनल था, उस पर भी ये वीडियो अपलोड हुआ था। तो उसका जब हमने एनालाइज किया, पता चला कि ये जो टेलीग्राम चैनल जो चलवा रहा है वो बेसिकली ग्रुप में लिख रहा है कि और वीडियो चाहिए तो पैसे दीजिए, इतना पैसा लगेगा, ऐसा सब कर रहा है। और यूट्यूब पे भी अलग अलग वीडियोस जो है वो पहले भी पोस्ट हो चुके हैं। तो उसके बेसिस पे हमने जब एनालाइज किया तो पता चला कि ये जो एक यूट्यूब चैनल है वो प्रयागराज से ऑपरेट हो रहा था, और जिस चैनल की चर्चा हो रही थी, हाँ, यूट्यूब के चैनल के, और 2 जो टेलीग्राम ग्रुप्स थे वो महाराष्ट्र से ऑपरेट हो रहे थे, क्योंकि जो पैसा जा रहा था वो महाराष्ट्र के अलग अलग अकाउंट्स में जा रहा था। और आप तो जानते हैं प्रयागराज में इस टाइम कुंभ भी है, तो हमें ये आशंका थी कि हो सकता है कि कोई आरोपी कुंभ घूमने ना गया हो। फिर उसके बाकी घर के डिटेल्स वगैरह आसपास निकाली, और कल रात से हमने ये ऑपरेशन शुरू किया। तो 3 आरोपी हमें मिले। एक हमने सांगली से लिया है, एक लातूर से जो लिया है वो मेन है, जो लातूर से लिया है वो प्रज्वल तेली करके है। वो ये सारे जो वीडियोस हैं इनकी सेलिंग में इन्वॉल्व है। वो बेसिकली क्या करता था कि जो उसके मोबाइल का, जब हमें उसको लिया तो उसके मोबाइल से हमें ये जानने को मिला कि वो वर्चुअल नंबर से फॉरेनर, एक रोमानिया और एक अटलांटा के हैकर से टच में था टेलीग्राम के थ्रू। और हमें आशंका है कि उन दोनों के थ्रू वो अलग अलग सिस्टम्स को हैक कराता था। उसके पास सिर्फ हॉस्पिटल्स के नहीं, और भी जो मॉल्स हैं, पब्लिक प्लेसेस के सीसीटीवीज, इंडिसेंट जो कह सकते हैं वो हैं। और वो डिपेंडिंग अपॉन क्वालिटी ऑफ वीडियो और डिमांड, जैसे कि ये जो वीडियो था ये 2000 रुपीज़ में वो सेल कर रहा था, और जो बाकी है किसी में 800, 1200 ऐसा उसने किया। पता चलेगा कि ये फॉरेन में कैसे पैसा जो हैकर्स को देता था, एक तो वो इशू है। इसके अलावा इसके पास और कितने कितने सीसीटीवीज हैं, और कितने कितने हॉस्पिटल्स का एक्सेस है इसके पास, कैसे ये हॉस्पिटल्स को आइडेंटिफाई करता था, कैसे उसको जीरो इन करता था, वो सारे इश्यूज। और हमारे साथ इस वक्त निर्णय कपूर भी जुड़ गए हैं। निर्णय, ये प्रयागराज से जो गुजरात का कनेक्शन निकला है, ये जरा समझाइए कि किस तरह से पुलिस अब इसको इंटरकनेक्ट कर रही है, और किस तरह से अब जो डार्क वेब में इस तरह के कृत्य होते हैं उन तक पुलिस किस तरह से पहुंच रही है। देखिए अमित, ये जो मामला सामने आया है ये एक बहुत ही बड़े इशू की तरफ इंडिकेट कर रहा है। पहले हम प्रयागराज की बात कर लेते हैं। जैसा कि जेसीपी क्राइम ब्रांच अहमदाबाद के जो हैं शरद सिंघल साहब, उन्होंने जो बताया कि जो वेबसाइट, माफ कीजिएगा, यूट्यूब चैनल जो था मेगा MBBS नाम का, वो प्रयागराज से जो आरोपी पकड़ा गया है चंद्र प्रकाश फूलचंद, वो इसे ऑपरेट कर रहा था, और उस पे उसने कुंभ के कुछ वीडियोस भी अपलोड किए हुए थे। तो उसकी जांच भी की जा रही है। उसे अरेस्ट करके यहाँ अहमदाबाद ले आई है पुलिस। लेकिन यहाँ पे एक बड़ा जो इशू है वो ये है कि हाँ, एक चीज़ और इसमें मैं ऐड कर दूं कि जब ये पता चला कि कुंभ के वीडियोस भी उसमें हैं, उसके बाद अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने जो फरियाद लॉन्च की थी मंडे को, उसमें एक बहुत ही जिसे कहेंगे स्ट्रिक्ट सेक्शन जो है IT एक्ट का 66F2, ये सेक्शन भी इंक्लूड कर दिया गया है। ये सेक्शन अमित साइबर टेरर से रिलेटेड है, यानी जो नॉर्मल सेक्शन है जिनके तहत फरियाद लॉन्च की जाती है उसमें आसानी से बेल मिल जाती है, लेकिन इस सेक्शन में इन तीनों आरोपियों को बेल नहीं मिलेगी। और सबसे बड़ी बात यह है कि यदि ये इंडाइटमेंट होता है इनका, तो उम्र कैद तक की सजा इनको हो सकती है। एक तरह से बहुत बड़ा एग्जाम्पल सेट करने की कोशिश की है यहाँ पे अहमदाबाद साइबर क्राइम ब्रांच ने। और दूसरी बात जो एक बड़े इशू की हम बात कर रहे हैं वो ये है कि आपने देखा होगा जिस तरह से राजकोट के जो वीडियोस वायरल हुए, वो पता चल रहा है कि जो CCTVs हैं IP बेस्ड, वो हैक करके वो वीडियो एक्वायर किए गए हैं। यानी आप समझिए कि जो स्टैटिक IPs हैं जितने भी,
पब्लिक प्लेसेस पे जो सीसीटीवी मॉनिटरिंग के लिए लगे होते हैं अलग अलग मॉल्स में या दूसरे ऑफिसेज में, तो वो सभी वनरेबल है। बड़ी आसानी से जो हैकर्स हैं वो उनके पासवर्ड जो है वो हैक करके उन वीडियो को एक्वायर कर सकते हैं। और आप देखिए इस केस में भी जो पता चला है, आपने बखूबी समझाया कि आखिरकार किस तरह से गुजरात में भी ये रैकेट चलाया जा रहा था। लेकिन जो डार्क वेब को समझना चाहते हैं, बहुत सरल शब्दों में आपको समझाते हैं, बहुत सिंपल वर्ड्स में। सोचिए कि अगर आपको एक जगह से दूसरी जगह जाना है, उसके लिए आप ये बताना नहीं चाहते कि आप किस तरह से पहुंच रहे हैं, कहां से पहुंच रहे हैं, तो आपको एक बस ले जाएगी, एक स्टॉप पे छोड़ेगी, फिर वहां से एक नई बस आएगी, फिर ले जाके दूसरे पे छोड़ेगी। एक तरह से तो ये चेन बनता जाएगा। और इसी तरह से आप जब अपने डेस्टिनेशन में पहुंचेंगे तो पीछे आपके कोई छाप नहीं रहेगी, पीछे कोई जगह नहीं रहेगी।